हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का। चैप्टर नंबर 4 है हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है। तो हम पढ़ चुके हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपके पास डी वाई बाई डी एक्स पावर यहाँ पे 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पावर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हो सकता है, थर्ड यहाँ पे हमने जैसे लिखा हुआ है एन डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन जो डेरिवेटिव के ऊपर जो होल पावर है वो 1 होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है कि अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन से मुराद है कि उसके एन डेरिवेटिव हैं इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, जिस तरह हमें पता है वाई लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर लिखे हैं, तो इसमें जो वाई है वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो y जो है वो डिपेंडेंट है और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये जो आपके पास n ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस तरह आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो a नॉट ऑफ x है या ये सब हैं f ऑफ x है, वो फंक्शन है x का। अब सोल्यूशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हाई ऑर्डर, ठीक है, उसके ना डिफरेंट केसेस हैं। पहला जो केस है वो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपके पास जो रूट्स रियल आएंगे, रियल नंबर होंगे और वो डिफरेंट होंगे। तो उसके लिए आप जस्ट क्या करेंगे, y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स। मतलब आपने एम वन और एम टू की वैल्यू निकालनी है। वो किस तरह फाइंड करनी है, वो जस्ट आप मतलब मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चन आ गया। ये साइड पे एग्जांपल दिए, जिस तरह एम इज इक्वल टू 1 और 2 निकल आए हैं, तो इसकी जस्ट आप सोल्यूशन लिख दें। फिर अगर रूट्स रियल हों और रिपीटेड हों, रूट्स की वैल्यू रिपीट हो रही हो, फिर हमने क्या करना है, सी वन प्लस सी टू उसके साथ एक्स और बाहर ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी थ्री जो आगे वो आपके पास है। इसकी साइड पे एग्जांपल भी लिखी हुई है। उसके बाद जो आखिरी और लास्ट केस है वो ये है कि रूट्स जो है वो कम्प्लेक्स नंबर अयोटा की फॉर्म में है। तो फिर आपने क्या लिखना है, सी वन साइन बीटा एक्स प्लस सी टू कॉस बीटा एक्स ई की पावर अल्फ़ा एक्स। ठीक है, अब ये जो बीटा है और अल्फ़ा है वो सेम वही है। जरा पीछे हमने एम वन और एम टू लिखा ना, तो यहाँ पे जस्ट अल्फ़ा। ये एग्जांपल भी साइड में दी हुई है कि अगर एम आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसको इस तरह राइट कर। अब देखते हैं कि हमने रूट किस तरह फाइंड करने हैं। आपको इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी। ठीक है, तो अब जो एक्सिलरी इक्वेशन है अब हम लिखेंगे, इसकी वाई को हम इग्नोर कर देंगे और इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, और वहाँ से हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे। तो डी इज इक्वल टू -1 आ गया, -3 आ गया। तो आप देखें दोनों रूट जो आए हैं रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो अब जो हमने पहला था सोल्यूशन वो लिखेंगे हम। ठीक है, अब जो m की वैल्यू है, असल में जो d है ना, वहाँ पे m1 और m2 लिखा है, यहाँ पे वो d की दो वैल्यू आ गई, तो वो जस्ट m1 और m2। ठीक है, तो आप जस्ट m1 और m2 की जगह पे एक दफ़ा माइनस पुट कर दें, -1 और एक दफ़ा -3। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है वो भी देख सकते हैं आप, उसका सोल्यूशन भी। अब देखें दूसरी इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी है, तो आप इसकी फैक्टराइजेशन आपके लिए आसान नहीं है। तो इसके लिए एक मेथड है कि आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट आपको पता चल जाए कि ये सोल्यूशन है, उससे उस इक्वेशन को आप डिवीजन फैक्टर कर दें, जिस तरह ये साइड पे मैंने किया हुआ है। ठीक है, फिर आपकी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होके फिर आपके लिए फैक्टराइजेशन करना या फिर आप कोई और मेथड लगाएंगे तो वो आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, करने हमने रूट्स फाइंड ही है, तो वो मैं बता दूंगा, वीडियो डाल दूंगा कि जो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से हमें किस तरह पता चलता है कि ये इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या हैं। ठीक है, ईजी वे में तो हमें पता चल जाएगा। एक रूट हम सेलेक्ट करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब उससे उसकी डिवीजन फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास इक्वेशन डिप्रेस्ड फॉर्म में आ जाएगी और फिर उस वहाँ से तो हमारे पास रूट्स निकल आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें रूट्स रिपीट हो रहे हैं और रियल हैं, तो उसके लिए हमने जो मेथड पढ़ा था वो क्या था कि सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एम वन एक्स प्लस, मतलब 3 रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए है। और जो लास्ट है वो थोड़ा मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें कंडीशन बताई हुई है। अब इनिशियल वॉल्यूम प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसमें जस्ट ये डिफरेंस है कि आपके पास एक कंडीशन दी होती है एक्स की, जिस तरह यहाँ पे भी 0 एक्स है। ठीक है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। ठीक है,
लेकिन जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी वहाँ पे डिफरेंट होंगी, ठीक है। बाउंड्री और इसमें जस्ट यही है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जस्ट जो एक्स है वो सेम रहेगा दोनों में, ठीक है। वाई की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, जिस तरह 1 और 0 लिखा हुआ है वहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो अंदर वाली कंडीशन है जो वाई के अंदर है वो सेम होगा इनिशियल, लेकिन बाउंड्री में डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आप जिस तरह इसके भी निकालेंगे सोल्यूशंस, तो इसका योटा की फॉर्म में आएगा, फिर आप जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। अब क्योंकि कंडीशन दी हुई तो आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना। पार्टिकुलर सोल्यूशन से हमारा ये है कि आपने C1 और C2 की वैल्यू निकालनी जस्ट। तो आप पहली कंडीशन को यूज़ करें, इसको पुट करें, ठीक है। उसको जब आप पुट करेंगे, क्योंकि y इज़ इक्वल टू हमें पड़ता है y इज़ इक्वल टू y असल में क्या है, x इज़ इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इधर आ रही है, ये y की वैल्यू और ये x है। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। आज जस्ट ये इक्वेशन में पुट करें, ठीक है। ये जो आपके पास ऊपर आया है इक्वेशन नंबर 1, तो C2 की वैल्यू आएगी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसका ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका डेरिवेटिव लें, फिर आप डेरिवेटिव वाली इक्वेशन जो कंडीशन दी हुई है उसको पुट करें, वहाँ पे C2 की वैल्यू आ जाएगी और जस्ट रिप्लेस करें और आपके पास सोल्यूशन निकलेगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन से हमारा आज ये है, ये थ्योरम हमें ये बताता है जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसका जो सोल्यूशन है वो लाजमी एग्जिस्ट करता होगा और वो यूनिक होगा, ठीक है। मतलब एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। इसकी एग्जांपल ये आगे वेरीफाई किया हुआ है, ठीक है। अब बाउंड्री वाली प्रॉब्लम वही है, देखें एक्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू पहले डिफरेंट होगी, यहाँ पे डिफरेंट, ठीक है। लेकिन पहले जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम उसमें सेम रहेगी, जैसे ये डिफरेंट है और यही डेफिनेशन उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, वही इक्वेशन लिखी हुई है। अगर ये जो आपके पास राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, अगर ये ज़ीरो है तो वो होमोजेनियस इक्वेशन है, और अगर ये नॉन ज़ीरो है तो वो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब उसके बाद है डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर से हम सिंबल यूज़ करते हैं डी, ठीक है। तो ये देखिए, अगर मैं लिखना चाहूँ हाई ऑर्डर डेरिवेटिव कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डी इन अ नेचुरल मैनर, तो आप इस तरह डिनोट कर सकते हैं डी ओवर डी। अगर आप लिखें डी वाई ओवर डी एक्स है तो ये अगर स्केयर बन जाएगा, तो जो हमें असल में कंसीडर ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास डी ओवर डी एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, ठीक है। जस्ट ये कंसीडर कर रहे हैं अभी तक हम। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, अगर एन है तो फिर डी एन की पावर वाई, डी एन की सॉरी एन डी की पावर एन वाई लिख सकते हैं। इसी तरह सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो ये हमें बताता है कि अगर आपके पास दो सोल्यूशन है, ठीक है, जिस तरह हम वाई सी निकालते हैं उसमें दो वैल्यू आती हैं y1 और y2, ठीक है। तो वो अगर आप सोल्यूशन वो कह रहे हैं ऐड कर दें, ठीक है, सोल्यूशन जो है अगर उनको आप ऐड कर दें तो वो जो एडिशन करके मतलब जो सोल्यूशन है उनके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, जिस तरह C1 C2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लिख रहा है कि y1 y2 भी सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ इंटरवल, तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी सोल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब होमोजेनियस प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर सोल्यूशन आपके पास हैं y1 y2 y3, ठीक है, तो अगर उनके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर आप उनको भी ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, सोल्यूशन होगा उसका। ये होमोजेनियस प्रिंसिपल बताता है। ये हम मतलब देखेंगे यूसी मेथड है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, वो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें सुपरपोजिशन अप्रोच को वो असल में हमें बताता है कि किस तरह। आगे है टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये बताता है कि जो आपके पास सेट ऑफ फंक्शंस हैं ये सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट अगर आपके पास क्या है C1 C2 अप टू CN, हाउ मतलब कॉन्स्टेंट्स ऐसे हों जो सारे ज़ीरो नहीं हो सकते। तो आपने जो प्रूव करना है वो ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल से समझ आएगी। जिस तरह पहली एग्जांपल है, आपके पास ये फंक्शंस दिए हुए हैं, अब आपने चेक करना है कि लीनियर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट। तो अगर तो ये लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो के इक्वल आ गई तो ये प्रूव हो जाएगा। तो अब देखें C1 कॉस केयर सोल्यूशन में, C2 साइंस केयर, ठीक है। तो हमें पता है अगर C1 और C2 की वैल्यू 1 हो जाए तो कॉस केयर प्लस साइंस केयर, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब हमने जो आगे है वो -1 बना दें तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो जस्ट अब देखें, अगर हमें आइडेंटिटी यूज़ की है 1 प्लस टेन स्केयर किसी प्लस सेकंड स्केयर, लेकिन यहाँ पे क्या है सेकंड स्केयर प्लस टेन स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर C3 की वैल्यू -1 रख दें और C4 की वैल्यू 1,
तुम्हारे पास -1 तो ये 0, तो ये देखें और आगे भी एग्जांपल दी हुई हैं, ठीक है। आप देख अब ये एक्स और मॉड एक्स है, यहाँ पे देखें आप C1 और C2 की कोई भी वैल्यू रखें, ये 0 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब एक तो मेथड वो कि आप C1 और C2 ढूंढें, वो थोड़ा सा मुश्किल है। अब उसके लिए एक बेस्ट मेथड है रॉन्गसन मेथड, ठीक है। ये भी आपने चेक करना है डिपेंडेंट है। तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है कि जो फंक्शंस हैं ना आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले वो आएंगे, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और अप टू सो वन और n-1 तक, ठीक है। अगर आपको 4 फंक्शन दिए हुए हैं, जिस तरह आपके पास ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें आपके पास 4 फंक्शन है, तो आपका जो डेरिवेटिव चलेगा वो 3 डेरिवेटिव चेक चलेगा, मतलब जो फंक्शन की जितने फंक्शन है ना उससे एक कम डेरिवेटिव, ठीक है। और जो क्राइटेरियन है इसके लिए बताता है कि अगर आपने ये डिटर्मिनेंट, ये असल में डिटर्मिनेंट हम ओपन करते हैं जिस तरह मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो अगर तो वो आपके पास नॉन ज़ीरो आ गया तो हम कह देंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। अगर वो ज़ीरो आ गया तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। ये एग्जांपल दी हुई है, अगर आपके पास ये सोल्यूशन है तो आप इसको ओपन करें तो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। मतलब नॉन ज़ीरो आ रहे हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल में है इसमें इंडिपेंडेंट लिखना था, मैंने गलती से डिपेंडेंट लिख दिया, ठीक है। आगे फंडामेंटल सोल्यूशन वो सोल्यूशन आपके पास फंडामेंटल सोल्यूशन में आएंगे जो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, जिनकी जो मतलब रॉन्गसन आप कैलकुलेट करें और वो ज़ीरो के इक्वल ना आए। अब जो जनरल सोल्यूशन है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। यूसी मेथड है, पैरामीशन ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है, और कॉशी ऑयलर मेथड है, ठीक है। डिफरेंट मेथड वो भी हम देखेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम नॉन होमोजेनियस के लिए क्या करते हैं, ठीक है। ओके।